हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के वक्त विनीता और अनु बातें करते हुए मिल बांटकर सारा काम खत्म करती है और विनीता सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसके बाद सभी चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं और राधा को अनु की तरफ लगातार देखकर अनु की भाभी विनीता बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप मेरी ननद को ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बहू, देख रही हूँ कि अनु कितनी बड़ी हो गई है। कुछ दिन में इसके हाथों में मेहंदी लगेगी और ये हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। माँ जी, अनु के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? हाँ, बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। कल वो हमारी अनु को देखने आ रहे हैं। अपनी शादी की बात सुनकर अनु शर्माते हुए कमरे में चली जाती है और अगले दिन विनीता लड़के वालों के आने के लिए सफाई से लेकर नाश्ते पानी तक का सारा इंतजाम करती है। तभी रुक्मणी अपने बेटे शिव के साथ चलकर अंदर आती है और राधा उनको सोफे पर बैठाते हुए विनीता से बोलती है, बहू जा जल्दी से अनु को लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। विनीता चेहरे पर मुस्कान लेकर अपनी ननद के कमरे में जाकर उसे बोलती है, हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी ननद, किसी की बुरी नजर ना लगे। भाभी मैं नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, जिस वजह से आपको सबके सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्यारी ननद बहुत संस्कारी है। देखना, तुम्हारे संस्कार और बातें उनको 1 मिनट में तुम्हारी तरफ आकर्षित ना कर दे तो कहना। इतना कहकर विनीता अपनी ननद अनु को लड़के वालों के पास लेकर आती है और रुक्मणी उससे कुछ सवाल पूछती है और अपने सवालों के जवाब सुनकर वो अपने मन में बोलती है, इस जमाने में भी इतने संस्कार, मेरे तो भाग ही खुल गए। अब तो यही मेरे घर की बहू बनेगी। चालबाज रुक्मणी रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देती है, जिसके कुछ दिनों बाद अनु और शिव की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त राधा रोती हुई बोलती है, अनु बिटिया, अपनी माँ के दिए संस्कारों को कभी मत भूलना। आज से वो तेरा घर हो गया और अब से रुक्मिणी जी ही तेरी माँ है। भोली अनु अपनी माँ के दिए संस्कारों को थामे हुए आँखों में आंसू लेकर विदा होती है और कुछ ही देर में वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ रुक्मणी उनका स्वागत करती है। और अगले ही दिन अनु सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में चाय लेकर जाती है और बोलती है, माँ जी उठिए, माँ जी, माँ जी, चाय लाई हूँ। बहू सोने देना, मैं चाय नहीं पीती। सास की बात सुनकर अनु चाय का कप लेकर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वक्त बीतने के साथ सुबह के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद उसकी सास रुक्मणी की आँख खुलती है और वो बोलती है, न जाने मेरी ये संस्कारी बहू ऐसा क्या कर रही है कि अब तक चाय नहीं लाई। रुक्मणी गुस्से में लाल पीली होकर किचन में आकर बोलती है, ओ, तो यही है तू। माँ जी उठ गई अब? बस बस, बंद कर अपना ये झूठे संस्कारों का दिखावा। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सजना सवरना याद था, खाना भी बन गया, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को चाय देना याद नहीं रहा। पर माँ जी मैं तो अगर तू नहीं बना सकती तो हट, मैं खुद बना लेती हूँ। माँ जी मैं आपके कमरे में चाय लेकर आई थी, आपने खुद ही तो बोला कि आप चाय नहीं पीती, फिर मैं क्या करती? और मेरे रहते आपकी चाय बनाएंगी। आप रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाय झूठी, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, तो आज से ही अपने रंग दिखाने लगी। माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? मैंने इन्हें जगाया था, कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि चाय पी लो, उठ जाओ। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा चाय बना कर लाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं भी वही कह रही थी। खैर, कोई एहसान नहीं कर रही तो अपनी गलती मानकर। तेज रुक्मणी अपनी गलती ना मानकर अपनी बहू को 4 बातें सुनाती है और चाय पीते हुए अपने मन में बोलती है, क्या संस्कारी बहू है, मुझे पता था कि गलती मेरी है, फिर भी इसने चुपचाप मेरी सारी बातें सुन ली। वक्त गुजरता है और तेज रुक्मणी हर वक्त अपनी बहू के संस्कारों का फायदा उठाती। कभी अनु घंटों उसके पैर दबाती, कभी बेमतलब उसकी खरी खोटी सुनती, लेकिन अनु अपनी माँ के दिए संस्कारों के कारण चुप रहती। एक रोज उसके घर एक लेटर आता है, जिसको पढ़ के आलोक बोलता है, बहू,
अन्नू बहू जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? और ये लिफाफा कैसा है? बहू ने कोई फॉर्म भरा था, उसी का ज्वाइनिंग लेटर है। पापा जी आपने बुलाया? बहू तूने जो नौकरी के लिए अर्जी डाली थी वो पूरी हो गई, अब तुझे कल से ज्वाइन करना है। सच्ची? हाँ, अब जल्दी से मिठाई खिला। अनु की खुशी देखकर उसकी सास अपने दिमाग में शतरंज की चाल चलते हुए बोलती है। ठहर जा बहू, अगर तुझे ये नौकरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलानी है ना, तो एक पुड़िया जहर दे दे पहले मुझे, या फिर अपने ही हाथों से मेरा गला दबा दे, क्योंकि जीते जी मैं तुझे ये करते देख नहीं सकती। इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आपको सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझती हूँ। अगर तू मुझे माँ मानती है तो तू इस नौकरी के लिए मना कर दे। बहू घर की शोभा और शान होती है, बाहर की नहीं। आज तेरी माँ के दिए संस्कारों की परीक्षा है। मैं भी देखती हूँ कि तू मुझे चुनती है या अपनी इस नौकरी को। सास की चाल को ना समझते हुए अनु उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है। माँ जी रोइए मत, मैं आपका दिल दुखाकर जॉब ज्वाइन नहीं करूँगी। मेरी माँ कहती है कि बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाकर कभी खुशी नहीं मिलती। इस तरह रुक्मणी अपनी चालाकी भरी शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बहू को सपने चूर चूर करने पर मजबूर कर देती है और बोलती है। हाय मेरी संस्कारों की देवी बहू, एकदम अलग पीस है। 4 आंसू की बूंदे क्या गिरी, ये तो भावनाओं में बह गई। और मैं करती भी क्या? अगर ये नौकरी करने लगती तो सारे घर के काम मेरे मत्थे आ जाते और इसके हाव भाव भी तो बदल जाते। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। वक्त गुजरता है और एक दिन विनीता अपनी ननद को फोन करके उससे बातें करती है और विनीता के बहुत जिद करने पर अनु अपनी सास की इजाजत और आशीर्वाद लेकर अपने मायके आती है। और कुछ ही घंटों बाद उसकी सास का कॉल आता है और वो बोलती है। क्या कर रही है मेरी प्यारी बहू रानी? बैठी हूँ सासू माँ, आप ठीक तो है ना? अरे वो तेरे जाने के बाद रसोई में मैं चाय बना रही थी। पता नहीं अचानक मेरा पैर कैसे फिसल गया और चोट लग गई। धीरे धीरे कर रही हूँ काम। लगता है ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे राम। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आ रही हूँ, आप आराम करिए। लेकिन बहू, अनु जल्दी से अपना पर्स उठाकर जाने के लिए खड़ी हो जाती है और विनीता बोलती है। अरे अनु, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? भाभी सासू माँ गिर गई हैं, मुझे जाना होगा। अरे ऐसे कैसे? ये रुक्मणी आंटी भी ना अपनी चाल से बाज नहीं आती। अनु के यहाँ कदम पड़ने के साथ ही उनकी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और ये मेरी भोली ननद इनकी चाल समझ ही नहीं पाती। भाभी मैं चलती हूँ। अनु, मुझे लगता है तुम्हारी सास ये नाटक जानबूझ के कर रही है, सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए। भाभी कुछ भी हो, माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि सास ससुर माँ बाप के समान होते हैं। मैं माँ जी को ऐसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। ये तो मेरे संस्कारों की तौहीन होगी। अनु अपनी भाभी की बात को अनसुना करके चली जाती है और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो रुक्मणी को ठीक देखकर वो छुपकर बोलती है। माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब भाभी सही कह रही थी। अनु जल्दी से अंदर जाकर अपनी सास से बोलती है। माँ जी आप तो गिर गई थी ना, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपके कमर या पैर में चोट लगी हो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझसे सवाल जवाब करेगी? यही सिखाया है तेरी माँ ने? यही है तेरी माँ के दिए घटिया संस्कार? बस कीजिए माँ जी, आज तक आप मेरे अच्छे व्यवहार और मेरे संस्कारों का फायदा उठाती रही। मैं सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों के कारण ही आपकी इज्जत करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक आस थी कि आप बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। बहू तो चिल्ला क्यों रही है मुझ पर? मैं तेरी सास हूँ। मैंने आपको माँ समझा था, लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। मेरी भाभी सही कहती थी आपके बारे में। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट तो नहीं हूँ, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे संस्कारों का फायदा उठाने का। अरे बहू रुक जा, ऐसा मत कर, गलती हो गई, अपनी सास को माफ कर दे। मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूँगी। बोल बहू, मैं क्या करूँ? तो वादा कीजिए, जैसे मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ वैसे ही आप भी मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही मानेंगी। हाँ बहू, मैं वादा करती हूँ, अगर तू नॉन संस्कारी भी हो गई तो भी मैं तेरी गलती इग्नोर करूँगी, जैसे तू करती थी। अब तेरी सास की बारी है संस्कारी सास बनने की।
इतना बोलकर सास बहू की ये जोड़ी गले मिलकर सभी गिले शिकवे दूर करती है और तेज तर्रार दिमाग वाली सास एक समझदार सास में बदल जाती है। चिंकी एक बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी कि उसे हमेशा डकारें आती रहती थी। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद डकार आती थी, लेकिन चिंकी बिना खाए पिए भी डकार मारती ही रहती थी और वो अक्सर ही पब्लिक प्लेस में डकार मारती रहती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी प्रियंका और पापा निकेतन और छोटी बहन निया रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी खाना खा रही होती है कि वो एक जोरदार डकार मारती है। अरे यार, तू पागल है क्या? चैन से खाना भी नहीं खाने देती। अभी खाना खाना शुरू नहीं किया, तेरी बमबारी पहले चालू हो गई। डकार मैं ले रही हूँ। अबे तो तेरा क्या जा रहा है? और पहली बार तो मार नहीं रही हूँ जो तू इतने मुंह बना रही है। और अगर इतनी दिक्कत है ना तो कहीं और जाकर बैठ जा। मैं तो यही बैठूंगी। माँ, आप समझाती क्यों नहीं है इस चिंकी को? देखो, बिना मतलब के डकार लिए जा रही है। अच्छा बेटा, पहले तो नहीं किया, लेकिन अब तो जानबूझकर करूंगी और करूंगी। माँ, देखा आपने? पता नहीं कौन करेगा इस पागल से शादी। चिंकी, क्यों कर रही है ऐसे? दोनों की दोनों लड़ना बंद करो और अब मुझे किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। वक्त बीतता जाता है। दोनों डकार के पीछे अक्सर लड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज में बैठकर अपनी क्लास ले रही होती हैं। तभी लेक्चर के बीच चिंकी अचानक से डकार मार देती है। तभी उस क्लास का लेक्चरर बोलता है, कौन है ये जो क्लास के बीच खाना खाकर डकार मार रही है? हाँ, खड़े हो जाओ जल्दी, वरना एक को चेक करूंगी। गलती से हो गया मुझसे, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। जस्ट लीव द क्लास। पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी। अपसेट होकर चिंकी क्लास से बाहर चली जाती है और चिल करते हुए बोलती है, पागल सा टीचर, पता नहीं किसने दे दी इसे कॉलेज में नौकरी। अरे डकार तो एक नेचुरल चीज है, भला इस पर क्या सरकार भी बैन लगा सकती है? अरे पाद और डकार तो हर इंसान का मौलिक अधिकार है। आया बड़ा क्लास से निकालने वाला। तभी वहाँ पर चिंकी की दोस्त रिया आ जाती है। अरे तू क्लास में थी, बाहर कैसे आई? छोड़ ना यार। अरे पागल, तू फिर से डकार मार रही है। कुछ खाया नहीं क्या तूने? खाया तो नहीं है, फिर भी देख ले कितना टैलेंट है तेरी दोस्त में। अरे बिना खाए पिए डकार ले लेती हूँ मैं तो। चल पागल, मुझे भी भूख लग रही है, कैंटीन चल के पास्ता खाते हैं। दोनों खाना खा लेते हैं और खाने के बाद चिंकी फिर से डकार मारती है और दोनों अचानक हंस पड़ते हैं। तभी निया उससे कहती है, अब घर चले? तो घर चल, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। मुझे रिया के साथ थोड़ा काम है। जा तू। ओके बाय मेरी डकार वाली बहन। क्या बोली तू? बताऊं तुझे अभी? अरे जा रही हूँ ना, जब देखो ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती है। रिया और चिंकी दोनों शॉपिंग करने मॉल चली जाती हैं, जहां वो ड्रेसेस देखती है। तभी चिंकी को एक जोरदार डकार आती है और दोनों फिर से हंस पड़ती हैं। चिंकी को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर एक पुनीत नाम के लड़के की नजर उस पर पड़ जाती है और वो चिंकी को निहारता रहता है। दोनों शॉपिंग करके वहाँ से निकल जाती हैं और एक लड़का चिंकी को परेशान करके उसका दुपट्टा खींच लेता है और वो उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं छोड़ूंगा। अब उनको तो इस लड़की को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। अब तो इसको मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। वो लड़का आकर चिंकी को पकड़ लेता है कि तभी पुनीत भी मॉल से बाहर आता हुआ ये सब देख लेता है और उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। इस सब हाथापाई में पुनीत के हाथ पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, जिसे देखकर चिंकी कहती है, फिर से डकार आ गया। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। लगता है आपको यह लड़ाई हजम हो गई। हाँ, एंड माई सेल्फ पुनीत। ओह नाइस नेम। ओह माय गॉड, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। चलिए मैं जल्दी से इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। अरे इट्स ओके, छोटा सा है बस। चिंकी पुनीत को पार्क में ले जाती है, जहाँ वो सबसे पहले उसका बैंडेज करती है और फिर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। लगभग दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है।
ऐसे में पुनीत कहता है, थैंक यू चिंकी, वैसे तुम्हारा नाम बहुत ही स्वीट है। चलो अब कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। वक्त बीतता जाता है और उनकी बातों मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साथ ही वो लोग एक दूसरे को प्रपोज करके शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। जहाँ चिंकी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। चिंकी के साथ रहते रहते उसकी सास विमला को पता चलता है कि उसकी डकार मारने की आदत है, जिस वजह से वो उससे बहुत चिढ़ी रहती थी। ऐसे में एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अरे ओ नासपीटी करम जली, खाना बना या नहीं? आई माँ जी, बस हो गया। दोनों सास बहू खाना खा लेती है और खाने के बाद चिंकी डकार मारती है। तभी विमला कहती है, अरे बेलूड़ी सी करम जली, शर्म नहीं आती क्या? मेरे सामने डकार मारती है। अरे माँ जी, खाना खाने के बाद तो वैसे भी डकार आती है, इट्स नॉट अ बिग डील। अरे नासपीटी, अपनी अंग्रेजी और अपनी ये गंदी सी डकार अपने पास ही रख। माँ जी, अब तो आपने भी डकार मार दी, अब बताओ। अरे लगता है कि तेरे संगत का असर हो रहा है मेरे पर भी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, बड़े बड़े लोगों के भी खा के डकार निकल जाते हैं। बस बहुत हंस ली, लेकिन मुझे ये तेरी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? भले ही मैं अभी हंस रही हूँ। ऐसे ही एक दिन विमला की सखी सहेलियां उससे मिलने उनके घर आती हैं और चिंकी सभी की खातिरदारी करती है। इसी बीच वो सभी के सामने डकार मार देती है, एक नहीं दो नहीं बल्कि बार बार, जिसके बाद विमला की सहेलियां उनका मजाक बनाकर चली जाती हैं। तभी सबके जाने के बाद विमला अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे कम से कम उनके सामने तो मेरा मान सम्मान रख लेती, अपनी ये गंदी हरकतें अपने पास ही रखती। उनके सामने तूने मेरी नाक कटा दी, लेकिन मैं भी क्या करूं, कैसी बेवकूफ सी बहू लेकर आई हूं अपने घर में। माँ जी खुद ही डकार पे डकार आए जा रहे हैं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अरे नासपीटी, तेरी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब एक काम कर, एसी चला दे, मेन स्विच बंद है, पहले उसको तो चालू कर, डायन कहीं की। जी ठीक है माँ जी। चिंकी एसी के बटन को चालू करती है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसको जोरदार करंट लगता है और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। गिरने की आवाज सुनकर विमला भागते हुए आती है और अपनी बहू को इस हाल में देखकर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर्स चिंकी का चेकअप करते हैं और विमला पुनीत को कॉल करके बुला लेती है। तभी डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं, मिस्टर पुनीत, आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, बस बिजली का झटका लगने से वो एकदम से बेहोश हो गई थी। ठीक है डॉक्टर। वो डॉक्टर, मेरी बहू को होश कब तक आ जाएगा? माताजी, आप पैनिक मत कीजिए, आपकी बहू बिल्कुल स्वस्थ है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटा उससे मिलने जाते हैं। ऐसे में विमला कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई है। कोई बात नहीं माँ जी, जो हुआ अनजाने में हुआ, ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और वैसे भी इस हादसे के बाद से मुझे अभी तक एक भी डकार नहीं आया है। इस तरह सभी घर वापस आ जाते हैं, जहां विमला अपनी बहू की नजर उतारती है और सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। साथ ही चिंकी की डकारें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। निमृत अपने ससुराल में अपने पति सिद्धार्थ और सास अमृता के साथ रहा करती थी। निमृत को अपनी सुंदर और लंबे नाक पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो एक नंबर की आलसी लड़की थी। वो घर का सारा काम छोड़कर पूरा दिन सिर्फ टीवी देखती रहती थी या फिर सोती रहती थी। और अगर कोई उसे कुछ बोल देता तो वो अपनी लंबी सी नाक और मुंह को टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती और मुंह फुलाकर बैठ जाया करती। ऐसे ही एक दिन, निमृत बहू, अपने लंबे नाक कुत्ते हाइलाइटर लगान दा काम हो गया होए, उसनु चमका लिया होए ते हुन इस घर दा काम भी कर ले। शांति नहीं आएगी कुछ दिन, जदों तक लॉकडाउन लगा है।
माँ जी, कौन सा किसी को बाहर जाना है, आराम से होता रहेगा काम। अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का। नी खसमा नु खाणीए, झाड़ू पोचे भांडिया दे केड़े हाथ पैर लगे ने जेड़े ओ आपे साफ हो जाणगे। हाय हाय, जदों तक तू अपनी ये लंबी नक तो ध्यान हटा के अपने प्यारे प्यारे हत्थां नाल उन्हां नु मांज नहीं लेंगी ना, उन्ना चिर तक काम नहीं होना। अरे हद होती है माँ जी, आपका तो ना हर टाइम ये भजन सा ना बस चालू ही रहता है। मेरी बहू ये, मेरी बहू वो। अरे कभी कुछ बोलने के लिए छोड़ भी दिया करो। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। शांति तो तब आएगी ना जब शांति यहाँ पर होगी। और अगर सारा काम मुझे ही करना है तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप है ना मुझे बार बार काम करने के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना बोलकर निमृत गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और अपना गुस्सा शांत करके वो मिरर के आगे बैठकर अपनी नाक को देखते हुए खुद से बातें करते हुए बोलती है, क्या पहनूं अपनी सुंदर सी नाक को और सुंदर बनाने के लिए? लॉन्ग पहनूं या नोज पिन पहनूं? हाय, तो कुछ भी पहन ले निमृत, जो पहनेगी ना टोटा ही लगेगी एकदम। इतना सोचकर वो अपने फोन में नए नए डिजाइन्स की लॉन्ग और नोज पिन्स देखने लगती है। वहीं अमृता कुछ टाइम के लिए निमृत का इंतजार करती है कि वो कब आकर घर की साफ सफाई करेगी, लेकिन निमृत को खुद को सजाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो घर का काम करेगी। जहाँ एक तरफ अमृता ये सब सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ निमृत फोन में नोज पिन देखते देखते वहीं सो जाती है। अमृता जब उसके कमरे में आती है और उसको ऐसा सोते हुए देखती है तो वो गुस्से में आकर खुद ही घर का सारा काम कर लेती है और थोड़ी देर बाद अमृता निमृत को आवाज देते हुए बोलती है, एक करम जली, नी तेरी नींद पूरी हो गई हो ता हुण उठ जा, या तेरे हिस्से दा उठो भी मैं। तेरे सिर ते कर दी जिम्मेदारी छड़ना ना तब बेवकूफी है बहुत वड्डी। पता नहीं केड़े पाप कीते सी मैं जो तेरे वर्गी नकम्मी बहू मिली मिन्नू। हाय हाय, अब क्या हो गया मेरी सासू माँ को? कौन सी काली चंडी आ गई इनमें जो रात को भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब देखो बस चिल्लाती रहती है। इतना बोलकर निमृत मुंह बनाते हुए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि अकेले अमृता घर का सारा काम कर चुकी होती है और खाने के टेबल पर उसका खाने के लिए इंतजार कर रही है। निमृत के आते ही दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं और अमृता गंदे बर्तन लेकर जैसे ही उठती है तो उसकी कमर में जोर से दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय मर गई, हाय हाय, बुढ़ापे च मेरी कमर बल खा गई, हाय। इतना बोलकर अमृता एक बार फिर से चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सास की कमर को देखकर निमृत सारे बर्तन किचन में रखकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, इस उम्र में इतना काम करोगी तो दर्द तो होगा ना। मैंने बोला था ना आपको कि मैं कर दूंगी, फिर क्या जरूरत थी काम करने की? बड़ी आई तू कम करने वाली। सारा दिन बस कूड़े बेच के सोंदी रहती है। सवेर तो रात हो गई तो एक काम नु हाथ नहीं लाया। चलो अब गुस्सा थूक दो, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं मूव लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा दर्द में। नहीं तो पहला ही मन जाती तब मेनू इन्ना लक पीड़ता ना सहना पैंदा। तेरे करके आज मेरा लक टुटन नु हो रहा है। अरे बस भी करो माँ जी, कितना सुनाओगी अब? नहीं करूँगी ऐसा, कुछ भी बोल दिया ना। निमृत अमृता को उसके कमरे में ले जाकर उसकी कमर पर मूव लगा देती है और थोड़ी देर तक उसकी कमर दबाती है। थोड़ी देर बाद घर का बचा हुआ काम करके वो भी अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अमृता और निमृत की आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाया करती और एक दिन निमृत अमृता से लड़ाई करने के बाद घर के बाहर गार्डन में पौधों में पानी देने के लिए चली जाती है। तभी एक कीड़ा उसकी नाक पर काट लेता है और निमृत चिल्लाते हुए घर में जाती है और बोलती है, माँ जी देखो, मेरी नाक पर किसी कीड़े ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। अमृता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और टीवी देखने लगती है। तो वहीं निमृत अपनी नाक को पकड़कर रोते हुए जाकर सो जाती है।
ऐसे ही जब अगले दिन निमृत उठती है तो उसकी नाक लाल हो रखी होती है और उसे लाल रंग का मोटा दाना हो जाता है। जैसे ही उसकी ये लंबी नाक अमृता देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है, बड़ा बोल दी सी ना मेरी लंबी नाक के, मेरी लंबी नाक को ले, तेरी लंबी नाक तो गोल होगी, देखते सही कितना वधिया टमाटर वर्गा लाल दाना निकल आए, हुण तां तेरा कमंड चूर चूर हो जाऊगा। माँ जी मेरी नाक में इतना दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। देखो कितना मोटा लाल सा दाना निकल गया, आऊ बहुत दर्द हो रहा है। निमृत गुस्से में अपनी नाक पर निकले बड़े से लाल रंग के दाने को फोड़ लेती है, जिससे उसकी नाक का दाना अगले दिन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ऐसे में वो दर्द से रोती हुई अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मेरी नाक पे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। नी हुण क्यों रो रही है? नाले तिन्नू किन्ने कहा सी कि अपनी नाक ते कच्चा दाना फोड़ दे और देख लिया नतीजा। माँ जी आप मुझे सुना क्यों रही है? दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। मेरी मदद करने की बजाय आप बस मुझ में कमियां छांटने में लगी हुई है। लगता है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है इसनू, पर इस लॉकडाउन च मैं इसनू किस हॉस्पिटल च लेके जावा? जिथे जाओ उथे कोरोना दे पेशेंट है। की करा हुन मैं की करा? मैं तो फंस गई। आ ले तू अब पेन किलर खा ले, फिर मैं देखती हूँ कि आगे की करना है। निमृत पेन किलर खा लेती है, जिससे उसकी नाक का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पर दवाई का असर खत्म होते ही उसकी नाक का दर्द फिर से शुरू होता है। अमृता अपनी बहू को दर्द में नहीं देख पाती और खुद केमिस्ट की शॉप पर जाकर अपनी बहू की हालत के बारे में बताकर वहां से दवाई ले आती है और पूरी रात जाकर उसकी देखभाल करती है। अपनी सास का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर निमृत की लंबी नाक का घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है और वो अपनी सास से कहती है, मैंने आपसे बहुत बदसलूकी की, इसीलिए मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। निमृत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वक्त रहते अमृता से माफी मांग लेती है और अमृता भी उसको अपनी बेटी समझकर माफ कर देती है। और कुछ ही दिनों में निमृत की नाक बिल्कुल ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद निमृत अपनी नाक को निहारना बंद कर देती है, साथ ही अपनी सास के साथ सभी कामों में हाथ बटाती है और उनसे लड़ाई भी नहीं करती। और फिर दिन पर दिन दोनों सास बहू के बीच प्यार जागने लगता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।